Good morning, class 7th students. Welcome back to your social studies classes, that is your SST classes. So class, we are moving further in our subject and today we are going to study 7th chapter from the unit of history. Okay? So we will be studying chapter number 7 and that from the unit of history. In this chapter, we will study about the towns, traders and craftspersons of the ancient time. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उस टाइम पे कैसे जो शहर होते थे वो कैसे होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे वो कैसे होते थे, और जो क्राफ्ट्सपर्सन्स होते थे वो लोग जो क्राफ्ट्स अपने क्राफ्ट का इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको तैयार करते हैं और फिर मार्केट में उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फॉर दिस एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 100। सो कम टू पेज नंबर 100 एवरीवन एंड वी विल स्टडी दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। टाइप्स ऑफ टाउन्स, कितने तरीके के शहर होते होंगे। केस स्टडी के बारे में आपको पढ़ना है, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में। इंडियन क्राफ्ट्स के बारे में आप जानोगे। ट्रेडर्स, जो बिग और स्मॉल ट्रेडर्स थे, बिग मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी थे जो बहुत ज़्यादा धन के लिए व्यापार करते थे, और स्मॉल ट्रेडर्स मतलब छोटे छोटे व्यापारी जो कम पैसे अपने जीवन यापन के लिए भी वो व्यापार करते थे। चलो न्यू ट्रेडर्स और टाउन्स, जो न्यू ट्रेडर्स आए, नए व्यापारी आए वो, और नए जो टाउन्स बने उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। हाउ वुड यू डिफाइन अ टाउन? व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ ह्यूमन सेटलमेंट कम्स टू बी कॉल्ड अ टाउन? आप टाउन को कैसे डिफाइन करोगे? अ टाउन इज डिफाइंड, अंडरलाइन कर लीजिए। A town is defined on the basis of density and size of its population. तो देखिए किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को हम लोग शहर तब कहते हैं, टाउन तब कहते हैं जब हम लोग उसके डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को देखते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं। As per the 2011 census, a town should have a density of 400 persons per square kilometer. तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको क्या बताया जा रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग कम से कम होने चाहिए, कितने लोग रहने चाहिए? 400। तो वो क्या हो जाएगा? विद अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पीपल, और कम से कम वहाँ पे 5000 लोग रहने चाहिए। तो तब क्या होगा आपको, वो आप उसको टाउन समझोगे। बट दिस क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड टू द टाउन्स ऑफ द मेडिवल इंडिया। लेकिन ये जो क्राइटेरिया हमें ये पता चलता है कि हम कैसे टाउन्स को समझेंगे कि ये टाउन है। अगर वहाँ पे 5000 पॉपुलेशन के लोग रहते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि वो टाउन है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये पुराने ज़माने में, पुराने मेडिवल पीरियड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। The medieval towns can be defined as market centers with a considerable size of population which comprised people who made a living through agriculture as well as other occupational activities. तो मेडिवल इंडिया में हम टाउन कैसे समझते थे? जब वहाँ पे लोग बैठ करके व्यापार करते थे जिन जगहों पर, तो उसको हम टाउन के नाम से जानते थे। We know about the medieval towns mainly through archaeological remains found at various sites throughout India and literary sources which include travelers' accounts, biography of rulers, royal formals and other official documents, etc. Maps which were drawn by chroniclers and travelers from time to time also provide information about the towns of that period. तो देखिए हमें जो पुराने ज़माने में जो टाउन्स होते थे उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलती है? अगर किसी रूलर की ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसमें टाउन्स को मेंशन किया गया है, ठीक है। जो ट्रैवलर्स आते थे वो अपना मैप ड्रॉ करते थे कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उसमें टाउन्स मेंशन है। तो इन सब जगहों से हम पुराने ज़माने के टाउन्स के बारे में जान सकते हैं। मैप्स ऑफ विलियम बैफिन एंड सर थॉमस रॉय टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स अंडर द मुगल एम्पायर। तो देखिए विलियम बैफिन की पिक्चर भी बना हुआ है यहाँ पे, है ना। देखो विलियम बैफिन और सर थॉमस रॉय, इनके मैप्स से हमें मुगल एम्पायर के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन था और वहाँ उस टाइम पे जो टाउन्स थे उनके बारे में हमें इनके मैप्स से पता चलता है। एंड अर्ली 17th century map shows मुल्तान, थत्ता, लाहौर एंड सूरत as important towns under the
मुगल एम्पायर। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के अंडर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स थे? मुल्तान, थत्ता, लाहौर और सूरत। अनदर मैप ड्रॉन बाय सादिक इस्फानी in 1647 also shows the locations of a number of towns under the Mughal. This map is considered more accurate than various contemporary European maps. तो सादिक इस्फानी के द्वारा जो मैप ड्रॉ किया गया उसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें भी जो टाउन्स दिखाए गए वो बिल्कुल ही एक्यूरेट सही थे। Some of the medieval cities already existed, while many of them were new ones which had come into being as a result of political and economic policies followed by the medieval rulers, especially the Turks and Mughals. देखिए, कुछ टाउन्स तो पहले ही ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे, जो शहर पहले होंगे तो उनको तो लोग पहले से जानते होंगे कि ये शहर है, लेकिन कुछ शहर बाद में बने। कब? जब तुर्क्स और मुगल्स हमारे देश में। These policies led to a flourishing long-distance trade within India and also trade with other countries of Asia and Europe. As the demand for Indian products grew in other countries, there was an increase in manufacturing activities in India. अब देखिए क्या हो गया कि भारत में जो भी सामान बनता था, जो भी आपका प्रोडक्ट्स जो था वो मैन्युफैक्चर होता था, तो उसका डिमांड बढ़ जाता था अदर कंट्रीज में, और अदर कंट्रीज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगा, और इस तरीके से इंडियन जो सामान था, इंडियन जो कमोडिटीज थी, उसकी डिमांड बढ़ गई अदर कंट्रीज में। एंड मोर पीपल वर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल गई, क्योंकि काम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता था उसमें लोगों की ज़रूरत होती थी, और लोग उसमें जा करके हाथ बटाते थे और अपने उनको क्या दिया जाता था उसके लिए उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। मुगल रूलर्स सच एज अकबर, जहांगीर encouraged trading activities by removing all hurdles to the mobilization of goods and people. These measures greatly helped in bringing wealth to the towns. Consequently, people got attracted to the towns and thus towns grew in terms of population. अब देखिए, मुगल रूलर्स जैसे कि अकबर और जहांगीर, इन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जो टैक्स लगता था उसको हटा दिया और कई जगहों पर बहुत कम कर दिया। इसकी वजह से जो व्यापार था, बिजनेस था, वो क्या होने लगा, ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा। तो लोगों को ये लगा कि व्यापार करने में तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है, तो लोग क्या करने लगे, टाउन्स में शिफ्ट होने लगे और टाउन्स में आकर के रहने लगे, और इस तरीके से टाउन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। हिस्ट्री रिवील्स medieval towns in India were called encircled by an outside moat. The town resembled an island when its gates were locked at sundown. Medieval towns in India are walled. देखिए, जो medieval towns थे भारत में were walled. उनके जो दरवाजे कैसे थे, encircled by an outside moat. बाहर से वो दरवाजे थे। The town resembled an island when its gates were locked at sundown. जब सूर्यास्त होता था, जब सन सेट होता था, तो क्या होता था कि जो सारे टाउन्स के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए जाते थे, और जैसा लगता था कि आइलैंड नहीं होता है कि बीच ओशियन में अगर कुछ ज़मीन का मात्रा हमें दिख जाता है तो हम उसे आइलैंड समझते हैं, उसी तरीके से वो टाउन हमें समझ में आ रहा था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाउन्स। इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि टाउन्स कितने प्रकार के थे, टाइप्स ऑफ टाउन्स। चलो, the towns that developed during the medieval period were of various types. Okay. For example, towns which developed around a temple or pilgrimage center was called temple towns. तो जो टाउन्स टेम्पल और पिलग्रिमेज सेंटर के पास बनाए जाते थे, ठीक है, धर्मस्थल के पास, उसको टेम्पल टाउन्स कहते थे। अदर टाइप ऑफ टाउन्स कौन से थे? ओल्ड टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, ओल्ड टाउन्स एक्सेट्रा। सबसे पहले जानेंगे अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में जानो क्या था। During the medieval period, the places where different rulers held their courts rapidly emerged as important towns or cities. ठीक है, तो वो जगह मेडिवल पीरियड में जहाँ पे राज दरबार लगता था, जहाँ पे राजा बैठते थे और वो सुनवाई करते थे, उन्हीं जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से जानते हैं। Such towns served as the seats of power. तो यहाँ पे जो सत्ता में लोग रहते थे वो लोग बैठते थे। Being the headquarters of the central administration, these were inhabited by the members of the ruling class. तो यहाँ पे ruling class के लोग रहा करते थे। Apart from them, royal attendants, ठीक है, officials, officers थे, soldiers, architects, artisans, entertainers and artists, सब लोग यहाँ पे ruling class से जो भी belong करते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। The needs of the rulers created a demand for things such as weapon. जो rulers की जो demand थी
क्या क्या थी? वेपन्स, हथियार उनको चाहिए था, सिल्क चाहिए था, डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए था अपने राजमहल को सजाने के लिए, फाइन ऑर्नामेंट्स चाहिए था जो वो पहनते होंगे, एंड ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जिसमें वो रहते होंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए टू मीट द वेरियस डिमांड्स स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस वेरियस डिफरेंट गुड्स। तो इन सब डिमांड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग क्राफ्ट्समैन को वो लोग एम्प्लॉय करते थे, पैसे देते थे और उसके लिए उसको रखते थे ताकि वो लोग काम करेंगे। These workshops held in the promotion of various crafts like paper making, weaving, carving, leather work and metal work. तो इन सब डिमांड्स की वजह से इन सब कारोबार में बढ़ोतरी। चलो, गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्टेड मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आकर के नौकरी करना शुरू कर दिया, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू दीज टाउन्स मेनली इंक्लूडेड क्राफ्ट्स पीपल एंड ट्रेडर्स। Scholarly people also came to settle in towns. The administrative towns also now centers of learning and various cultural activities. तो वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, अपने किसी भी फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वो लोग भी स्कॉलर जिसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, वो लोग भी आकर के वहाँ पे रहते थे और अपना ज्ञान बांटते थे और इस तरीके से वहाँ पे जो लर्निंग एबिलिटी थी वो भी टाउन्स में इन्हांस हो गई। चलो, while choosing an administrative site, rulers focused mainly on two things. कैसे? These were defense and availability of water, though the weather or climate of a place also played a role. तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहाँ पे बनाना था, उसका जगह चूज करने के लिए जो रूलर्स होते थे उनको दो चीज़ देखते थे उसमें। पहला तो डिफेंस, बचाव कैसे हो सकता है, और वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं। According to some historians, Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to दौलताबाद to ensure better administration of the Sultanate। तो देखिए, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली से कैपिटल राजधानी को कहाँ पहुँचा दिया था, दौलताबाद। देखिए यहाँ पे 101 पे फिगर्स भी देख लीजिए, फिगर्स देखते चलेंगे तो चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ता चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द स्किल्ड आर्किटेक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन रिसाइडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड हेल्प टू प्रमोट वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो स्किल्ड जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनको भी रखा जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में ही, ताकि वो क्राफ्ट्स को अपने बढ़ा पाए और रूरल के काम। चलो, तो दौलताबाद वॉज सेंट्रली लोकेटेड, दौलताबाद क्या था, बीचों बीच था। Hence Muhammad Tughlaq thought that he would be able to administer and defend even the southern provinces while ruling from दौलताबाद। तो मोहम्मद तुगलक को ऐसा लगा कि हम बीचों बीच अगर रहेंगे तो हम अच्छे से रूल कर पाएंगे। चलो, मोहम्मद शादी कॉम्बो in his Amail Salih has said that it was the hot weather and scarcity of water that caused the Mughal Emperor Shah Jahan to shift his Delhi from Fatehpur Sikri and Agra to Delhi। तो देखिए, फतेहपुर सिकरी और आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर थी, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से शाहजहां ने भी क्या किया था, आगरा और फतेहपुर सिकरी से वो दिल्ली अपना कैपिटल उन्होंने बना लिया था। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के, उन्होंने चित्तौड़ से उदयपुर अपनी राजधानी को चेंज कर लिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे चित्तौड़ में, इसलिए। History reveals Maharana Uday Singh, the king of Mewar, was born on 4th August 1522 in चित्तौड़ में। इनका जन्म हुआ था 1522 में। किसके बेटे थे, महाराणा संग्राम सिंह और रानी कर्णावती के। वो क्या थे, मेवाड़ डायनेस्टी के 53rd रूलर थे। Throughout the medieval period, various rulers built a number of towns and forts, but the most famous of such rulers was कौन था, फिरोज शाह तुगलक। उसने क्या बनवाया, 17 फोर्ट्स और कितने सिटीज, जैसे कि फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, हिसार, ठीक है। Some of the outstanding cities which served as administrative towns during the medieval period are हाँ ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं मेडिवल पीरियड के, उनको सिटीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हो गया, सबसे पहला क्या है, दिल्ली के बारे में पढ़ो। Delhi में क्या है, before the coming of the Muslim rulers, Delhi served as the administrative capital of the Tomar and Chauhan rulers। तो तोमार और चौहान रूलर्स के लिए भी राजधानी दिल्ली ही थी। It remained the headquarters of administration during the Sultanate period। Sultanate period में भी यहीं पर कैपिटल था। 1638 में शाहजहां ने फोर्ट बनवाया जिसका नाम हम लोग रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं एट दिस साइड, और फिर वहीं वो राजघराना हो गया, राजमहल हो गया, वहीं पर मुगल डायनेस्टी रूलर्स रहते थे आफ्टर शाहजहां। The city that developed around the fort was called शाहजहांबाद। ठीक है, तो शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया और उसी के अराउंड जो भी सिटी था जो डेवलप हुआ उसको शाहजहांबाद बोला गया।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल इन 1911। तो ब्रिटिश पीरियड के भी दौरान 1911 में दिल्ली हमारी कैपिटल बनी और तब से दिल्ली हमारी कैपिटल है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1911 में एट लास्ट दिल्ली को कैपिटल बनाया गया भारत का। Hence Delhi has been most important city among the administrative towns during or after medieval period। चलो आगरा के बारे में देखो। आगरा remained the most important center of administrative activities during Emperor Akbar's long reign। अकबर ने बहुत लंबे अंतराल के लिए उन्होंने अपने वो राजगद्दी पे बैठे थे। School chronicle Abul Fazl has described Agra as a large city with a healthy climate। तो अबुल फजल ने आगरा के बारे में क्या बताया कि लार्ज सिटी है, बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत बड़ी सिटी है और उसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है। According to him, Emperor built a large fort of red sandstone which was unparalleled in splendor and beauty. In city architecture culture reached their peak under the rule of Akbar, Jahangir and Shahjahan। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौरान क्या हुआ, आगरा में बहुत तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, तो वहाँ पे आर्ट और आर्किटेक्चर पीक पे पहुंचा। चलो फतेहपुर सीकरी पे आ जाओ, वो कैसे था एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ये देखो फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय अकबर। तो अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी को बनवाया गया था। इन 1571 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिस सिटी। आगरा से वो फतेहपुर सीकरी अपने कैपिटल को उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। Which remained the capital of the Mughal Empire until 1585। तो 1585 तक मुगल एम्पायर के लिए कैपिटल यही था। Father Montserrat and Ralph Fitch were two Europeans who visited Akbar's court during that period। तो फादर मॉन्सरेट और राल्फ फिच ये दो यूरोपियंस थे जो अकबर से मिलने के लिए आए थे। Commentaries which was written in Latin by Montserrat provides information about the cold life and conditions of the city। तो कॉमेंटेरियस जो कि किसने लिखा है, मॉन्सरेट ने, उसमें कोल्ड लाइफ में राजदरबार में जो लोग रहते थे उनके जो भी उनकी जीवन शैली थी उसके बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू राल्फ फिच, फतेहपुर सीकरी वाज बिगर एंड मोर पॉपुलेटेड दैन द सिटी ऑफ लंदन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो लंदन में जितनी पॉपुलेशन थी उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले फतेहपुर सीकरी में थी उस दौरान, और वो बड़ा भी लंदन से था। अकबर ऑल्सो बिल्ड अ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स। अकबर ने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनवाए, पंचमहल एट फतेहपुर सीकरी देखिए, 1 2 3 4 5 इसमें महल है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया पंचमहल। चलो यू हैव रेड अबाउट देम इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने देखा कि अकबर ने कौन कौन से जो मॉन्यूमेंट्स थे वो बनाए थे। चलो लाहौर में आ जाओ। लाहौर के बारे में देखो क्या लिखा है। In 1585 अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। 1585 में अकबर ने अपनी कैपिटल को, राजधानी को फतेहपुर सीकरी से कहाँ चेंज कर लिया, लाहौर। There he built the famous Lahore Fort which accommodates several famous buildings जैसे कि शीश महल, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग पैलेस ऑफ मिरर्स भी बोलते हैं। City served as the मुगल कैपिटल until 1598। 1598 तक लाहौर ही क्या रहा, कैपिटल था। देखो लाहौर फोर्ट कितना ज़्यादा विशाल है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। चलो कमर्शियल टाउन्स पे आ जाओ। आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स पढ़ लिया, अब क्या जानोगे, कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स कौन से हैं, जहाँ पे व्यापार होता होगा, बिजनेस होता होगा, कॉमर्स होता होगा, कमर्शियल टाउन्स। चलो नाम से पता चल जा रहा है। There were several towns in medieval India which are most centers of commercial activities। ऐसे टाउन्स को हम लोग कमर्शियल टाउन्स के नाम से जानते हैं और इनको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि क्या है, ट्रेडिंग टाउन्स, टाउन्स ऑफ क्राफ्ट, पोर्ट टाउन्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।